केरला, जिसे गॉड्स ओन कंट्री भी बोला जाता है और जो भारत की सबसे लिटरेट स्टेट है विद लिटरेसी रेट ऑफ 94%, ये हमारे इंडिया की सेकेंड मोस्ट अर्बनाइज स्टेट भी है और पॉवर्टी के केस में ये सेकेंड लीस्ट पॉवर्टी स्ट्रिकन स्टेट है। सिंस इट्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, केरला एक सोशल वेलफेयर मॉडल को फॉलो करता है, जिसका मतलब है कि केरला की इकोनॉमी सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। गवर्नमेंट का फोकस प्रॉफिट या कैपिटलिज्म की तरफ नहीं है, बल्कि लोगों के वेलफेयर पर ज़्यादा रहता है। इसे ही फेमसली केरला मॉडल भी बोला जाता है। लेकिन आज स्टेट का ये केरला मॉडल एक कटघरे में आकर खड़ा हो गया है। केरला को एक बैंकरप्ट स्टेट बोला जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी हालत श्रीलंका से भी बुरी होने वाली है। 2016 से 2021 तक केरला की इकोनॉमी के बारे में मिनिस्टर ऑफ स्टेट एस चंद्रशेखर का कुछ ये कहना है। They have admitted that between 2016 and 2023, Kerala has run up a loss of 1,10,000 crores. This is a liability for future generation of Keralites and Malayalis. और आरबीआई भी इसे हाईली स्ट्रेस स्टेट्स की कैटेगरी में क्लासिफाई कर चुका है। तो केरला जैसी स्टेट जो इंडिया की 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसका पर कैपिटा इनकम इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम से 60% ज़्यादा है, वो इस हालत में कैसे पहुंचा? रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनाराई विजयन वेंट टू दिल्ली प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि केरला स्टेट का ये कहना है कि सेंटर जो पैसा स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसको हम डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस कहते हैं, उसमें केरला स्टेट के साथ ना इंसाफी हो रही है। इसके अलावा केरला अब अपनी इस प्रेजेंट पोजीशन को सुधारने के लिए भी सेंटर से ही लोन मांग रहा है। तो आइए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो 1,00,000 करोड़ के बारे में एस चंद्रशेखर ने मेंशन किया है, वो डेफिसिट का बर्डन या फिर वो लॉस केरला की इकोनॉमी में कैसे आया और उसके क्या सॉल्यूशंस केरला के लिए हो सकते हैं। तो इस टाइम केरला की इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका केरला मॉडल। इस मॉडल के तहत केरला डिप्रेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए 65 के अराउंड कुछ वेलफेयर स्कीम्स चलाता है। एक तरफ केरला की इकोनॉमी जो कि एक सर्विस लेड इकोनॉमी है, मतलब केरला की जीडीपी में सबसे ज्यादा जिस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो है उसका सर्विस सेक्टर। जब तक किसी भी इकोनॉमी में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं होता, उस इकोनॉमी की ग्रोथ रिजिलियंट नहीं हो पाती। ऐसा ही कुछ सिनेरियो इंडियन इकोनॉमी के साथ भी चल रहा है। और जब भी कोई इकोनॉमी कैपिटलिज्म को छोड़कर ज्यादा सोशलिज्म को फॉलो करती है, तो उस केस में भी उसकी ग्रोथ स्टेगनेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका एक कंप्लीट टेस्टिमोनियल है इंडियन इकोनॉमी। जब इंडिया नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इंडिया का इंक्लिनेशन भी सोशलिज्म की तरफ था, जिस मॉडल के चलते 1980 तक इंडिया की ग्रोथ 3% पर स्टेगनेंट हो गई थी और इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोला गया था। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए इंडियन इकोनॉमी ने भी कैपिटलिज्म को अडैप्ट करना शुरू किया और आज इंडिया की ग्रोथ दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में इंक्लूड होती है। कैपिटलिज्म इकोनॉमी की इनकम को बढ़ाने में हेल्प करता है और केरला की इकोनॉमी इनकम बढ़ाने की बजाय फोकस कर रही है अपने खर्चे के ऊपर। इसका वन ऑफ द रीजन इज पॉलिटिकल रीजन ऑल्सो, क्योंकि केरला में ऑपोजिशन पार्टी अपनी गवर्नमेंट चला रही है, तो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए अब उनको लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम ज्यादा देनी पड़ रही हैं। अब लोगों को उस वेलफेयर मॉडल की आदत पड़ चुकी है, तो उसको इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म करना केरला के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के चलते केरला का डेफिसिट 1,00,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। पिछले फिस्कल ईयर में केरला का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था 1.3 लाख करोड़। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है केरला की टेरिटरी के अंदर पूरे साल में कितना इनकम जनरेशन हुआ। और केरला का जो अपना स्टेट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है, दैट इज अराउंड 77,000 करोड़। तो अगर हम जीडीपी के हिसाब से देखें तो ये रेशियो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। उसका वन ऑफ द रीजन इज कि इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कम है, क्योंकि ज्यादा टैक्स इकोनॉमी के पास तभी आएगा जब उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा ग्रो करेगा इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, केरला से कम 80 लाख लोग हैं जो हर साल केरला को 1,00,000 करोड़ के अराउंड रेमिटेंसेस भेजते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीडीपी सिर्फ वही इनकम काउंट करता है जो कंट्री की या स्टेट की टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई है। अब वो 80 लाख लोग मोस्टली मिडल ईस्ट कंट्रीज में रहते हैं, जैसे कि कुवैत में रहने वाले 80% इंडियंस आर फ्रॉम केरला। तो वो 1,00,000 करोड़ जो है वो स्टेट की जीडीपी में काउंट नहीं होता, क्योंकि उन लोगों ने उसको केरला में नहीं बल्कि केरला के बाहर रहकर उसको कमाया है। अब हम डिस्कस करते हैं केरला की बजट फिगर्स के बारे में, जो आपकी स्क्रीन पर हैं। इन द प्रीसीडिंग फिस्कल ईयर
केरला के टोटल रिसिप्ट्स थे 1,36,427 करोड़ और केरला का एक्सपेंडिचर था 1,76,089 करोड़। तो टोटल बजट का अगर हम डेफिसिट काउंट करें, मतलब पैसे की कमी, अपना खर्चा पूरा करने के लिए केरला के पास जो थी वो थी 39,662 करोड़, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 3.5% ऑफ जीडीपी। एंड यूजुअली जब बजट के बाद हम रिवाइज्ड एस्टिमेट्स निकालते हैं तो वो बजट एस्टिमेट से ज़्यादा ही आते हैं। तो मतलब जो डेफिसिट फिगर अभी 39,000 में है वो अभी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इस एक्सपेंडिचर में अभी केरला का डेट पेमेंट इंक्लूडेड नहीं है। इस साल में केरला अभी 49,551 करोड़ ऑफ डेट पेमेंट भी वापस करने वाला है। एंड थर्ड मेजर पॉइंट जहां से केरला का डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ रहा है वो है ऑफ बजट बोरोइंग। ऑफ बजट बोरोइंग का मतलब होता है सरकार खुद लोन ना लेके अपनी किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के थ्रू लोन लेती है ताकि वो लोन की अमाउंट डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में ऐड ना हो। तो केरला की दो कंपनीज हैं, KIIFB एंड KSSPL, जिनके थ्रू केरला 14,000 करोड़ का लोन ले चुका है। तो अगर हम इन डेफिसिट्स को टोटल करें, मींस 39,662 करोड़ बजट डेफिसिट प्लस 49,551 ऑफ डेट पेमेंट एंड थर्ड इज 14,000 करोड़ ऑफ बजट बोरोइंग। तो इसकी टोटल अमाउंट हमारे पास निकल कर आएगी 1,03,213 करोड़, द डेफिसिट अमाउंट मेंशन बाय S. चंद्रशेखर इन द स्टार्टिंग वीडियो। और इतना सारा अपना डेफिसिट कवर करने के लिए अब केरला गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट से 35,000 करोड़ का लोन मांग रही है। तो इस पूरी कहानी को पहले समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि स्टेट सेंटर से कितना पैसा ले सकती है, कैसे पैसा ले सकती है। और सेंटर ने अभी केरला के ऊपर एक रेगुलेशन जारी की है जिसको हम कहते हैं नेट बोरोइंग सीलिंग, जिसका मतलब है कि पूरे साल में एक स्टेट मैक्सिमम कितना बोरो कर सकती है, जो केरला के केस में अभी है 3% ऑफ जीडीपी। एनबीसी के हिसाब से केरला 9 महीने में 21,852 करोड़ बोरो कर सकती है और वो डिमांड कितनी कर रही है 35,000 की। तो जब केरला ने ये केस सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि आप इसकी हेल्प करने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो सेंटर गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ का लोन ऑफर किया जो केरला ने लेने से मना कर दिया क्योंकि केरला की मिनिमम डिमांड इज 10,000। फिर सेंटर गवर्नमेंट ने केरला को 13,000 करोड़ का लोन ऑफर किया और इससे दोनों में डील साइन हो चुकी है। बट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जब केरला ने 13,000 करोड़ का लोन ले लिया है तो इसको 21,852 करोड़ की सीलिंग में से डिडक्ट किया जाएगा। मतलब 21,852 में से 13,000 ऑलरेडी केरला ले चुका है। तो बाकी पूरे साल में अपना डेफिसिट कवर करने के लिए अब केरला के पास सिर्फ 6,664 करोड़ ही बचे हैं। सो नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इस पूरे सिनारियो में केरला गवर्नमेंट का क्या कहना है। सबसे पहली चीज, केरला गवर्नमेंट हमारे इंडिया का फिस्कल फेडरलिज्म को चैलेंज कर रहा है। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स अपना बजट खुद से चला सकती हैं। बट यहाँ पर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 293 सब क्लॉज 3, जिसमें ये चीज़ लिखी गई है कि अगर कोई स्टेट बहुत ज़्यादा लोन ऑलरेडी ले चुकी है और फर्दर लोन लेने के लिए उसको गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो केरला गवर्नमेंट का कहना है कि 10th फाइनेंस कमीशन तक उसको जो सेंटर में से शेयर मिल रहा था दैट वाज नियरली 3% और अब सेंटर जो पैसा उसको दे रही है दैट इज ओनली 1.9%। तो पहले इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। 1980s में इंडियन गवर्नमेंट ने फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लॉन्च किए थे। सदर्न स्टेट्स ज़्यादा एजुकेट होने की वजह से उन्होंने अपना फर्टिलिटी रेट काफ़ी कंट्रोल कर लिया जिससे उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे बिहार एंड यूपी जहाँ पर लिटरेसी रेट कम था वहाँ पर पॉपुलेशन सर्च कंटिन्यू होता रहा। तो प्रेजेंट कंडीशन में जो पॉपुलेशन के बेसिस पर उनको डेवोल्यूशन दिया जा रहा था वो नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा होना शुरू हो गया और सदर्न स्टेट्स में कम होना शुरू हो गया, जिसमें सदर्न स्टेट्स का ये क्लेम है कि क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने में इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी में हेल्प करी तो उनके बदले में उनका डेवोल्यूशन रेट कम हो गया। एक और क्राइटेरिया जिसको इंक्लूड किया जाता है वो है इनकम डिस्टेंस विच इज अप्रॉक्सीमेटली 50%। द इनकम डिस्टेंस का मतलब होता है जिस स्टेट का जीडीपी सबसे ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, हर स्टेट के जीडीपी को महाराष्ट्र के स्टेट जीडीपी के साथ कंपेयर किया जाएगा, जिसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा
उसको उतना ज़्यादा पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपनी जीडीपी को महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग ग्रो कर पाए। अब सदर्न स्टेट्स का जीडीपी नॉर्दर्न स्टेट से ऑलरेडी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको इनकम डिस्टेंस के प्रपोर्शन में भी पैसा कम मिलना शुरू हो गया। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने अपने इस डेवोल्यूशन के फॉर्मूला को चेंज किया। सदर्न स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए इसमें डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को इंक्लूड कर दिया गया, विच अकाउंट्स फॉर 12.5% नाउ। इसका मतलब यही है कि अगर किसी स्टेट ने अपना फर्टिलिटी रेट कम किया है तो उसके रिवॉर्ड में उसको डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स ज़्यादा दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन का प्रपोर्शन कम करके अब 15% भी कर दिया है। फिर भी सदर्न स्टेट्स का क्लेम वही है कि उनको डेवोल्यूशन का पैसा कम मिलता है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनेंस कमीशन स्टेट्स को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी देती है। मतलब अगर किसी स्टेट का डेफिसिट जरूरत से ज्यादा चल रहा है तो गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसा ग्रांट के तौर पे भी देती है। केरला को अब तक अपना डेफिसिट कवर करने के लिए 53,137 करोड़ ऑलरेडी सेंटर गवर्नमेंट दे चुकी है। तो सेंटर गवर्नमेंट ऑलरेडी केरला की स्टेट को काफ़ी ज़्यादा पैसा दे चुकी है। तो इस सारी प्रॉब्लम का जो एक सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं वो यही है कि केरला को अपने इकोनॉमिक मॉडल को चेंज करने की ज़रूरत है। द थिंग इज़ कि जब आप अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं लेकिन आपका इनकम सोर्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, अगर हम इसके इंडिविजुअल लेवल पे भी बात करें कि अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है और आप हर महीने अपना खर्चा बढ़ाते बढ़ाते उसको 60,000 तक लेके जा चुके हैं तो हर महीने 10,000 का डेफिसिट आपके अकाउंट में ऐड हो रहा है। ऐसी ही स्थिति केरला की इकोनॉमी की भी बन चुकी है। तो अब या तो इस सिनारियो में केरला को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे या फिर अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। खर्चे कम करने के लिए उसको अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को थोड़ा कम करना पड़ेगा और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए केरला को इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इस पूरे मुद्दे के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।